हाउ टेंसर फ्लो इंटरफेस हमने अभी नहीं पढ़ाया ना, ये पढ़ा दिया मैं? नहीं, टेंसर फ्लो नहीं, हम कीरास ही कराएंगे। टेंसर फ्लो ज़रा ना डाइजेस्ट करनी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब से पूछे बगैर मैं आपसे कहता हूँ हम आपको एक टेंसर फ्लो पे वीडियो दे देंगे हारिस से या डॉक्टर साहब से, या हमारे पास और भी स्ट्रेंथ है आप बेंच पे ना, तो हम आपको एक वीडियो दे देंगे टेंसर फ्लो पे, और किरास जो है हम आपको पढ़ा देंगे यहाँ पे। दैट बी ग्रेट। और लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो पहला सवाल तो ये था क्या शेयर योर अचीवमेंट्स, एंड देन हमारा जो दूसरा है आपको इंट्रोड्यूस कराना है हमने एक ख़ास पर्सनालिटी से, और आ जाएं सर, आ जाएं डॉक्टर साहब। वी हैव विद अस डॉक्टर रऊफ फैज़ान साहब। डॉक्टर रऊफ फैज़ान ने पीएचडी की हुई है और इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, और इन्होंने वॉलंटियर किया है कि यार आप जिस कॉज पे काम कर रहे होंगे मैं आके ज़ैवन में खड़ा होकर आपके साथ चलूँगा, और इतना दूर चलूँगा जितना दूर आप जाना चाहते हो। इनको बुलाने से पहले मैंने ये कहा यार इन कैलिबर के टीचर जो है वो कुछ लेके आता है, हमारी कोई फाइनेंशियल डील्स नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इट इज़ ऑल अल्लाह की रज़ा के लिए कि हम लोग ये करेंगे। क्यों? मैं एक बात राव साहब को माइक देने से पहले, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन फॉर्मल ख़ुद भी देना है, चंद कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करता जाऊँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अकल कुल कोई नहीं होता। एआई की दुनिया में कोई आपको नहीं मिलेगा जो कहे मुझे सब पता है, क्योंकि एआई इतनी तेज़ी से रहा है कि दो बातें जब हम सुबह बैठे हो तो दो इनको पता होती हैं, दो इनको पता होती है, तो मुझे पता होती है, तो हारे समय समझा रहा होता है। तो वो इतनी तेज़ है कि कोई एक शख्स उसको मैच नहीं कर सकता। नंबर 2, अगर आपको कुछ आता भी है तो ये गारंटी नहीं है कि आप उसको इफेक्टिवली समझा पाएंगे, आप गलत कर सकते हैं, आपको हमेशा करेक्शन के लिए कोई लोग चाहिए होते हैं। नंबर 3, अब हम ये भी सोचते हैं कि यार अगर मैं ट्रैवल पे गया, बीमार पड़ गया, कुछ हुआ, ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था कि हम टीम एक्सपैंड करेंगे, हमें लोग मिलेंगे और भी आएंगे इंशाल्लाह। तो रऊफ फैज़ान साहब ने रेगुलरली इस कॉज के लिए, मैं कोई फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा, वॉलंटियर किया है कि वो भी आपको पढ़ाएंगे, और कैलिबर जो एक टॉप कैलिबर हो सकता है, पीएचडी से ऊपर तो कुछ नहीं होता है ना सर। और उसके अलावा रऊफ साहब आप अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दें, बैकग्राउंड सारा कुछ बच्चों को बताएं, और फिर हम CNN की तरफ जाते हैं। जी, डॉक्टर रऊफ फैज़ान जैसे कि बता ही दिया है आपको इरफान साहब ने। मेरा जो सफ़र है वो 2012 से ग्रेजुएट होने के बाद से ही एकेडेमिया से, डेवलपमेंट से और जो है ना इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और पीएचडी जो है वो एकेडेमिया से आप ये समझें कि वन ऑफ द वेरी गुड पीएचडीज़ आई हैव विद इन ड्यू टाइम। सो मैंने जो पीएचडी है अपनी वो 2 साल 8 महीने में की है। और मेरे से ज़्यादा तेज़ पीएचडी उस यूनिवर्सिटी में, आई एम एक्चुअली पीएचडी फ्रॉम यूटीपी मलेशिया, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास। और मैंने जो पीएचडी की है वो अपनी ही लिखी हुई एक ग्रांट पे, एक फंडिंग पे की है। सो आई हैड लाइक 3 मिलियन रिंगिट्स ग्रांट थी मेरे पास। और उसके बाद जो है काफ़ी सारा काम उसमें किया और आलमोस्ट 40 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर लिखे। और मेरी जो पीएचडी है मेनली वो थ्योरेटिकल डेटा साइंस में और समहाउ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्योरेटिकल डेटा साइंस। तो उसमें हमने काफ़ी सारा काम, और शराज साहब जो कि उस्तादों में से हैं, और इन्होंने जो है बड़ा मोटिवेट किया, पढ़ाया भी और सिखाया भी इनसे। तो जैसे कि इरफान साहब ने कहा कि ये फील्ड ऐसी है, कभी कभी हमारे से सीख रहे होते हैं, कभी मतलब इससे कोई वो नहीं है कि हमारे में से कोई उस्ताद है या स्टूडेंट है, लेकिन अगेन जो लोग मोटिवेट करते हैं उनको जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्नॉलेज ज़रूर करनी चाहिए। सो टुडे मैंने इनको जो है वो रब्ता किया कि ताकि जो है ना वो इस कॉज में हिस्सा जो है ना वो डाला जा सके। एज़ पर शराज साहब के साथ जो है ना काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन रही हैं दुनिया में। बिल्कुल, डॉक्टर रऊफ फैज़ान जो हैं ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और डॉक्टर साहब मेरे एमएस में स्टूडेंट भी रहे हैं। जी तो डॉक्टर साहब को मैंने, मेरे ख्याल डिजिटल फोरेंसिक आपने पढ़ा था मेरे से। डिजिटल फोरेंसिक, बिल्कुल। तो ही मेरे कोलीग भी थे, मेरे स्टूडेंट भी हैं, और बाद में हमने रिसर्च कोलैबोरेशन जो है वो हमने बहुत ज़्यादा की। ड्यूरिंग कोविड जो है हमने मेरा ख्याल है 10 या 12 साल में 187 साइटेशन। हाँ हाँ जी, इनकी मोर देन 187 बिल्कुल।
डॉक्टर साहब की तो 500 गई हैं, 500 मेरी कोई plus। इनसे कोई 100 ज़्यादा होंगी। वो जो है बस तजर्बे का फ़ायदा हो जाता है, तो ये माशाल्लाह मेरे से बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। सो ही इज़ माशाल्लाह वेरी ही कैपेबल। इज 34 35 33। ही इज ओह। 33, ठीक है, माशाल्लाह। ये मेरे से 1 साल छोटे हैं एंड ही इज PhD, माशाल्लाह। राइट। एक वादा किया था कि अगर पढ़ाएंगे ना तो फिर टॉप क्वालिटी से जाके पढ़ाएंगे। मेरे पास इस वक्त 150 से भी ज़्यादा लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे कितने टीचर यहाँ खड़े कर सकता हूँ। बट एकेडमी का एक्सपीरियंस भी एक चीज़ होता है, लेकिन उसके अंदर फिर इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता है। इनका कोलैबोरेटिवली अच्छा खासा एकेडमी का एक्सपीरियंस है। मेरा प्योरली इंडस्ट्री का डेवलपमेंट का हाथ गंदे किए हुए सारे हर तरह की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में। तो हम लोग इकट्ठे जब होते हैं सुबह, तो हमें ये पता होता है कि आज हम सुबह न्यूरल नेटवर्क पे, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे बात कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब ने सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा जी मुझे समझ आ गया, उस वक्त तक इसको नहीं छोड़ना जब तक मैं बच्चा बन के सोचूंगा, मुझे तब समझ आएगा। मैं फिर पूछूंगा। उन्होंने कहा भाई आप रख लेते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर लेते हैं कि अभी आप भी पूछेंगे, आप में से भी वो अच्छे सवाल पूछेंगे, हम उनको क्लियर करेंगे। सो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क पढ़े थे, जिन्हें मैंने एक नाम दिया था फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क का, राइट। तो हमने देखा था कि हमने उसे एमनिस्ट का डाटा सेट दिया जो कि पिक्चर्स थी और उसकी एक्यूरेसी 90% थी। तो पहला सवाल तो ये ज़हन में आता है कि जब फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क इतने अच्छे चल रहे हैं और रिज़ल्ट भी 90% दे रहे हैं, तो भाई आपको कोई नया न्यूरल नेटवर्क बनाने की ज़रूरत क्यों है? ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे एड्रेस करते हैं इस बात। देखिए, हमने जो आपको स्टार्ट में इमेज दिए थे ना एमनिस्ट के, वो हैं 28x28 के, वो 784 डायमेंशन का एक वेक्टर बना था। अब ये तो बहुत छोटा इमेज है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक इमेज देता हूँ 1000x1000 का, और बाय द वे ये कोई बड़ा इमेज नहीं है। आजकल पता नहीं कितने मेगापिक्सल वाले कैमराज हैं जो तस्वीरें खींचते हैं, 10-10 20-20 MB की तो एक तस्वीर होती है, और वो होता है कोई 1 मिलियन बाय 1 मिलियन का इमेज। तो मैंने तो बड़ा छोटा इमेज लिया। मैंने कहा जी कि आपके पास एक कलर्ड इमेज है और उसकी डायमेंशन है 1000x1000। अच्छा, जो कलर्ड इमेज होता है ना, उसमें रेड की भी इंफॉर्मेशन होती है, ग्रीन की भी होती है और ब्लू की भी होती है। तो अब हम अगर इसका वेक्टर बनाएंगे, वो बनेगा 1000x1000 ज़रब 3, यानी 3 मिलियन नंबर्स। किधर 784 डायमेंशनल वेक्टर था, किधर सिर्फ थोड़ा सा आपने इमेज की रेजोल्यूशन बढ़ाई तो 3 मिलियन डायमेंशन का वेक्टर बन गया। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी इधर से स्टार्ट होती है। फ़र्ज़ करें पहली आपकी लेयर जो है उसमें 1000 न्यूरॉन्स थे। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की क्या ख़ास बात है? फुली कनेक्टेड है, यानी कि इनपुट की हर चीज़ उन 1000 न्यूरॉन्स को जानी है। इनपुट में तो चीज़ें हैं अब 3 मिलियन, तो 3 मिलियन चीज़ें जब आप 1000 न्यूरॉन्स को देंगे तो टोटल वेट्स कितने बने? 3 बिलियन। ये 3 बिलियन कितना का बड़ा नंबर होता है? याद रखें, पाकिस्तान को $1 बिलियन की ज़रूरत थी, मैंने 3 बिलियन का सो ये, और अभी मैंने सिर्फ एक लेयर ऐड की, अभी बाकी लेयर्स आपको पता है ना, डीप लर्निंग में तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं न्यूरल नेटवर्क में। तो यू सी, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क अच्छा काम करता है, लेकिन मसला ये है कि जैसे ही इमेज की रेजोल्यूशन ज़रा बड़ी होती जाएगी, इसकी कॉस्ट कंप्यूटेशनल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसा कि इरफान ने बड़ा राइटली कहा कि अगर CCTV कैमरा से एक बड़ा इमेज आ गया तो वो चोर तो शादरा पहुंच जाएगा जब आपको फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क बताएगा भाई ये साइकिल चोरी हो गई। तो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इस वजह से हमें, हमारी मजबूरी है कि कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएं जो इमेजेस और वीडियोस को बहुत एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता हो। तो ये एक ज़रूरत थी इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमें एक डिफरेंट नए न्यूरल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बैठे वाले बच्चों में से कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वो फिर ऑडियंस का भी वो क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, आप ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं। ऑडियंस में हमारे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो मैंने एड्रेस ये किया है कि आपको एक नया न्यूरल नेटवर्क क्यों चाहिए, और इसका सिंपल आंसर ये है
कि जो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स आ जाते हैं। आपको याद होगा एमनिस्ट वाले छोटे से मॉडल में मेरे ख्याल 3.5 लाख पैरामीटर तो उसमें भी आ गए थे, और अब मैंने सिर्फ एक लेयर में आपको कैलकुलेट करके बताया कि पहली लेयर में 3 बिलियन नंबर्स हैं यार, अब दूसरी लेयर में इससे थोड़े से कम होंगे, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ नंबर फॉर अ वेरी स्मॉल इमेज। सो वी डोंट वांट टू डू दैट। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क हो जो इमेजेस को बहुत एफिशिएंटली प्रोसेस कर सके, उस पर कम कंप्यूटेशन लगे और उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा हो कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस की। जी, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क वीडियोस पे भी काम करता है। Exactly. और वीडियोस पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि हमारे पास इमेजेस के केस में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको ANN भी जवाब दे देता है, बट दैट डिपेंड्स के साइज़ क्या है इमेज का। अब इमेजिन करेंगे आपने वीडियो दे दी है ANN को, आप तो फिर दुबई से होके वापस आ जाए। तो CNN जो है वीडियोस पे काम करता है। एक सवाल था उसके जवाब में। अच्छा, एनी क्वेश्चन यहाँ से? अब हम जाते हैं आगे, मूव करते हैं कि CNN का स्ट्रक्चर क्या है और CNN का स्ट्रक्चर क्या सोच के बनाया गया। मसला जब हम हल करते हैं ना, कोई भी साइंटिस्ट हो वो पहले कुछ अज्यूम करता है और कनेक्ट करता है, कुछ बनाता है। अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाते हैं तो आप समझते हो कि यार जो मैंने अज्यूम किया वो मैंने सही अज्यूम किया, यही चाहिए था। तो इसका मतलब है कि आप कहते हैं ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो ह्यूमन नेचर के अंदर कभी आपने गौर किया, मैं आज हमारी सुबह की डिस्कशन का पार्ट है, इससे सवाल होगा आसान सा पर जवाब किसी को नहीं आएगा, कि जब आप किसी इंसान को देखते हैं आँखों से, मैं आँखों को, मुझे पता है देखता हर बंदा आँखों से, लेकिन प्रिसाइसली वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि हम कनेक्ट करेंगे इसको एंड में। जब आप आँखों से किसी को देखते हैं पहली दफ़ा, तो ऐसा क्या फ़ीचर है जो सबसे पहले आपको ये बताता है कि ये इंसान है या कुछ चीज़ है? इंसान है तो ये कौन है? वो पहला ऐसा, जब हम कौन की बात करते हैं तो ठीक है, शक्ल देख के कोई अंदाज़ा लगाएगा, कोई हाइट देख के, जो भी है, लेकिन ये क्या ऐसा फीचर देखते हैं कि इंसान है? क्या वो आपके आँख है, नाक है, कान है, बाल है? ऐसा क्या नज़र आता है आपको? इस सवाल का जवाब शायद आज तक आपको नहीं मिला होगा, आपने खुद से भी नहीं किया होगा। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी डू बट वी डोंट नो हाउ वी डू इट। क्या आपने कभी गौर किया? लेकिन जो क्यूरियस लोग होते हैं ना, जो डेटा साइंटिस्ट और साइंटिस्ट होते हैं, वो डीप डाउन जाते हैं कि यार न्यूरल नेटवर्क बना था तो वो इंसान की ब्रेन को क्लोन नहीं किया गया, लेकिन इंस्पिरेशन ली गई कि दिमाग कैसे काम करता होगा। नो वन नोज कि यार ये जो हो रहा है वो वही दिमाग करता है, वही हमने क्लोन कर रहे हैं। ये अल्लाह के राज हैं, कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसा होता तो एक वीडियो पे फटना जाता, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता। उस दिन तो आप पहुंच जाएंगे ना, वो जो हमने क्या कहा था, AI का एक नाम दिया था जिस पे जाके 100 साल बाद होना है। ज़रा इधर नहीं क्वेश्चन कर रहा था डॉक्टर साहब। अच्छा, इधर ना मुझे एक बड़ी खूबसूरत प्रोवर्ब भी याद आई। वो किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर दिमाग इतना सादा होता कि हम समझ सकते, तो हम इतने सादा होते कि हम फिर भी ना समझ सकते। पहले तो इस बात को समझते हैं ना, लेक्चर बाद में समझ लेते हैं। एग्जैक्टली कि आपका ब्रेन इतना सिंपल है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर आप इतने सिंपल होंगे कि आप उसे नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दैट्स प्रीटी मच अ ग्रेट एग्जांपल। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि इंस्पिरेशन का ये जो मैंने बात अभी शुरू की है ना, इसको किसी बनने लगा। मैं अच्छा, आपको जैसे ये इरफान साहब ने बताया कि चूंकि ये जो न्यूरल नेटवर्क है इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से ना, तो ये मोटिवेशन जो है एक्चुअली CNN जो है ना, ये एग्जैक्टली इसका एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, विजुअल कॉर्टेक्स के नाम से ना। हम जिस तरह से देखने के बाद प्रोसेस करते हैं इमेजेस को, रियल लाइफ में इंसान की बात हो रही है, उसी तरीके से ये CNN डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, जैसे कि वो एक सेइंग है, अगेन डॉक्टर साहब की तरह सेइंग मैं भी बता देता हूँ, आइज़ डोंट सी व्हाट द माइंड डोंट नो। ठीक है, तो बात ये है कि आप अगर देखें ये जो विजुअल कॉर्टेक्स है ना, अगर मैंने ज़िंदगी में ये बोतल कभी देखी ही नहीं है तो मुझे नहीं पता ये बोतल है। ठीक है, अब मेरा माइंड करेगा क्या, लेयर बाय लेयर इसको जज करने की कोशिश करेगा कि ये क्या है, और इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसका कलर क्या है,
ये किस लिए यूज़ हो सकती है और ये कितने के? और ये कितने की, ठीक है। ये नहीं था। अच्छा, तो अब चूंकि मैं इस इमेज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तो मुझे ये पहले से पता है कि ये इमेज है और मैंने पहले कभी इस तरह की कोई चीज़, अब इस तरह की अगर मैंने बॉटल देखी हुई है और ये उस तरह की बॉटल नहीं है, तो क्या होगा, मुझे इसमें पता लग जाएगा देख के कि लिक्विड है, तो ये कोई ना कोई कंटेनर है, तो ये बॉटल है, ये इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसको खोलने का तरीका डिफरेंट हो सकता है जैसे कि, तो ये ऑल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड ये करता है कि वो इस तरीके से फोल्ड्स बनाना शुरू कर देता है, V1, V2, V3, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट क्या है, कलर क्या है कितने की, ठीक है। तो अब फाइनल नतीजे पे जब मैं पहुंचूंगा ना, तो मुझे ये इमेज क्लियर हो जाएगा ये है क्या। दैट्स हाउ CNN वर्क्स, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो एक मैं अगर बच्चों के लिए आसानी करूँ तो आप ये कह रहे हो कि माइंड जो है पहले एक सादा सी छोटी सी इमेज बनाता है, फिर उससे कुछ परसीव करता है, अच्छा ये होगा, फिर उसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा करता जाता है, फीचर ऐड ऑन करता जाता है, और फिर ओवरऑल समझ आता है अच्छा ये तो ये हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स से लेके मूव करता जाता है, एडिशन करता जाता है, फीचर ऐड करता जाता है और चीज़ को समझता जाता है। दिस इज व्हाट आई बिल्कुल, पूरी इमेज को समझने के लिए वो इसके चंक्स बनाता है, फोल्ड्स बनाता है, और वो देखता जाता है कि अच्छा ठीक है ये है क्या चीज़। तो इस तरीके से हम इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं। अब वो फिल्टर कितने दफ़ा में कंप्लीट होगा और हमें पता लगेगा इमेज कौन सी है, हम उसके फीचर्स निकालते जाते हैं और अपना जो फिल्टर है उसको ट्रेन करते जाते हैं। या दैट्स हाउ CNN वर्क्स। जिस तरह कि ये दिखाया हुआ है, हमारी आइज़ देखा, उसके बाद ये माइंड में जब गया ना, स्क्रीन शेयर है तो ऑडियंस को जो है ना ये नज़र आ रही इस तरह से। जी बिल्कुल, देखें ये V1, V2, V3 और V4 पे जाके ये क्लियर हो गया। लेकिन अगेन ये V1, V2, V3 और V4 ये आपस में भी कनेक्टेड हैं, और एट द एंड हमें जाके इमेज क्लियर हो जाता है अगेन सारे फोल्ड्स को जब हम मिलाते हैं। सो ये CNN जो है ना इस तरीके से काम करता है। ठीक है, पर चलें तो सो अब इसमें तो दिस इज़ द बेसिक पैटर्न जिसके ऊपर CNN की बुनियाद रखी गई, ऐसा ही है। तो डॉक्टर शराज सर, आप अगली स्लाइड पे ज़रा मुझे ये समझाएं कि इमेज इन कंप्यूटर, अब हम इसको कंप्यूटर कैसे देखते हैं, तो ह्यूमन का बताया ना, बिल्कुल ऐसे। कंप्यूटर कैसे देखता है? कंप्यूटर जो है उसके लिए इमेज नंबर्स है। इसका मतलब ये है कि मैं एक तस्वीर देखूंगा, मुझे बिल्ली नज़र आएगी, लेकिन कंप्यूटर को जब मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा तो उसे 3 मैट्रिक्स या डब्बे नज़र आएंगे और उन सब में नंबर है। इसका मतलब है कि अच्छा वो नंबर जो है, बिल्ली की तस्वीर दिन को खींची है तो वो बड़ी रोशन रोशन जगह पे खड़ी होगी तो वो नंबर डिफरेंट होंगे। अब बिल्ली की तस्वीर रात को खींच ले तो वो इंतहाई डिफरेंट नंबर होंगे। सो यू सी, कंप्यूटर बेचारे के लिए किसी चीज़ को देखना इंतहाई मुश्किल काम है कि मैं आपके सामने बंच ऑफ नंबर्स रख दूं और कहूँ बता ये बिल्ली है कि नहीं है। सो अब आप कंप्यूटर की मतलब अंदाज़ा लगा लें कि 2012 से पहले कंप्यूटर बेचारा जो है उसके लिए इन अनस्ट्रक्चर्ड इमेजेस को देखना बड़ा मुश्किल था। अच्छा, अब हम जब इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम 3 प्राइमरी कलर्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं RGB। ठीक है, RGB में R रेड है, G ग्रीन है, B ब्लू है। इसका मतलब है कि हम हर इमेज जो देखते हैं, या आप जो अपने मॉनिटर पे मूवी देख रहे होते हैं या ब्राउज़र की विंडो देख रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो आपका मॉनिटर भी तो एक स्क्रीन है ना जिसमें नंबर्स हैं सारे, एक मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स जो है वो 3 डिफरेंट मैट्रिक्स से मिलके बना है। एक रेड नंबर्स का मैट्रिक्स है कि रेड कितना होना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। एक ग्रीन नंबर्स का मैट्रिक्स है जैसा कि मैं पिक्चर में नज़र आ रहा है, और एक ब्लू का है। उन तीनों को जब इंसानी आंख इकट्ठा देखती है तो हम कहते हैं अच्छा यार ये तो कलर्ड इमेज है। क्यों? क्योंकि सारे कलर जो हैं इन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बन जाते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू को डिफरेंट रेशोज के साथ मिक्स करेंगे तो येलो बन जाएगा, सियान बन जाएगा, गुलाबी बन जाएगा, मेजेंटा बन जाएगा। तो ये 3 कलर मिला के आप दुनिया के सारे कलर्स बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी स्टोर इमेजेस इन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में ये RGB की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में इमेजेस पड़े होते हैं। ओके, सो अब ये इमेजेस जो है, ये मैंने बताया कि ये नंबर्स हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो देखें कैसे हैं।
अभी जैसे डॉक्टर रऊफ एजान ने हमें समझाया कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यार इसकी बेसिक शेप क्या है। जैसे उन्होंने ये आज इरफान की जो है बोतल हाथ आई हुई है हमारे, तो ये इसके माफी नहीं मिली। तो सबसे पहले हमने देखा कि यार ये गोल चीज़ है और ये इधर लेंथ भी है और ऊपर से भी गोल है। उसके बाद फिर हमने फर्दर प्रोसेस किया कि यार ये सारी की सारी बॉडी गोल है। यू सी, हम हायरार्किकली प्रोसेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बेसिक शेप्स क्या हैं इसमें, उसके बाद हमने उन बेसिक शेप्स को कनेक्ट करके मीनिंग दिया, फिर फर्दर इसमें कलर देखा, फिर वो जैसा कि हिला के देखा कि ये कंटेनर है, फिर पता चला कि ये बॉटल है या बॉटल नहीं है। सिमिलरली हमारा हर इमेज जो है उसमें कोई ना कोई फीचर होते हैं जो इंसानी आंख देख लेती है तो पता चलता है बिल्ली, लेकिन अब हमने वो फीचर्स कंप्यूटर को कैसे दिखाना है, ठीक है। तो अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा, वो ये है कि मैंने एक नए न्यूरल नेटवर्क का नाम आपको बताया था, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो अब आप सबसे पहले सोचेंगे यार ये कॉन्वोल्यूशन क्या बला होती है। न्यूरल नेटवर्क तो समझ में आ गया, पिछला फुली कनेक्टेड था क्योंकि सारे जुड़े हुए थे, ये कॉन्वोल्यूशन क्या है। अच्छा, ये जो कॉन्वोल्यूशन है ना, इसको आप यूँ समझें कि जैसे जमा का ऑपरेशन होता है, प्लस का ऑपरेशन होता है, माइनस का ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, कॉन्वोल्यूशन भी एक ऑपरेशन है, मैथ का ऑपरेशन है। तो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क क्यों बनाया? आपने मल्टीप्लिकेशन न्यूरल नेटवर्क क्यों नहीं बना लिया? आपने प्लस न्यूरल नेटवर्क क्यों नहीं बना लिया? राइट। तो इसका मतलब है कि कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन में कोई ना कोई खास बात तो होगी ना कि जो वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होगा। इनफैक्ट 2012 से पहले जितनी भी क्लासिकल इमेज प्रोसेसिंग होती थी वो ये कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन यूज़ करती थी, ठीक है। सो अब कॉन्वोल्यूशन के ऑपरेशन जो है उसकी एक बड़ी ख़ास बात है। इरफान, मेरे ख्याल आगे किसी स्लाइड में हमने थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है कॉन्वोल्यूशन का, ये हाँ ज़बरदस्त। तो कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन जो है उसमें आप करते क्या हैं, उसमें आपके पास इमेज है, मैंने बताया कि इमेज एक मैट्रिक्स है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ब्लैक एंड वाइट इमेज है। याद रखें कि ब्लैक एंड वाइट इमेज में रेड ग्रीन ब्लू नहीं होता, सिर्फ काला और सफ़ेद होता है, यानी एक ही मैट्रिक्स से हमारा काम चल जाएगा। अब ये तस्वीर आपके सामने, मैं चाहता हूँ आप इसको बड़े गौर से देखें। आपके पास एक बड़ा मैट्रिक्स है ग्रीन कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, और साथ एक छोटा मैट्रिक्स, उसके अंदर येलो चीज़ मूव कर रही है, कर्नल फिल्टर, वो आपको अभी हम बता देंगे। बिल्कुल ऐसे जो मूव कर रहा है आप उसे कर्नल और फिल्टर अभी कह लें, इसको समझा हम देंगे। ग्रीन मैट्रिक्स के अंदर एक येलो कर्नल फिल्टर दोनों अल्टरनेटिवली यूज़ होंगे, वो मूव कर रहे हैं, और साथ में एक मैट्रिक्स कैलकुलेट होके बनता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा समझ लें कि कोई शख्स कोई चीज़ कहीं से इंफॉर्मेशन ड्राइव करके किसी बास्केट में सिंप्लीफाई करके डाल रही है, ठीक है। वो जो हमारा एजेंट है जिसको हमने कहा है कि यार जा ज़रा पता करके आ ये कौन है, वो हमारा एजेंट मोहल्ला फिर रहा है और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो एक बास्केट में डाल रहा है, और जिसको हमने प्रोसेस करना है, आइडेंटिफाई करना है उसको। ये तो बहुत लो लेवल पे हो गया। तो ये प्रोसेस हो रहा है मैथमेटिक्स का, कैलकुलेशन का। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये हमें करना पड़ेगा, ये हारिस ने 2 मिनट में कर देना। आपको पीछे पता होना चाहिए कि हो क्या रहा, ठीक है। तो यहाँ डॉक्टर साहब आगे। बिल्कुल। तो इसमें जो सब्ज़ चीज़ है वो तो इमेज है। अब इसमें जो येलो चीज़ मूव कर रही है ना, इसे हम कहते हैं फिल्टर या कर्नल, ठीक है। सॉरी सर, हाँ। के वाला, हाँ के वाला KERNEL। लेकिन हम अब बाकी जो हमारी डिस्कशन है ना, मैं इसको फिल्टर ही कहूँगा, ठीक है। कर्नल कह लें। नहीं, मैं फिल्टर ही कह रहा हूँ यार, फिल्टर मुनासिब है ज़्यादा। अच्छा, समझ आ हाँ, समझ आ जाएगी बच्चों को। सो अब ये जो येलो चीज़ है ये हमने पहले इमेज के एक हिस्से पे रखी और उस हिस्से का जवाब 1 नंबर 4 की सूरत में आया। फिर मैंने इसको थोड़ा सा आगे मूव किया और फिर अब देखें ये आगे मूव हुआ तो 3 कैलकुलेट हुआ, फिर आगे मूव हुआ तो 4 कैलकुलेट हुआ। आप इस फिल्टर को इमेज के ऊपर रखते हैं, एक मैथ का ऑपरेशन करते हैं, जवाब में 1 डिजिट आता है। आप इसको थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, जवाब में एक और डिजिट आता है।
आप इसको मूव करते जाते हैं, आपके पास जवाब में भी एक मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। सो इस ऑपरेशन को हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट, ये काम करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। इनफैक्ट ये जो येलो चीज़ है ना, इस येलो चीज़ के अंदर जो नंबर आपको लग रहा है कि ऐसे ही लिखे हुए हैं किसी ने, ये नंबर डिस्कवर करने में लोग पीएचडी करते थे। कर्नल का साइज़ वेरी कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कर्नल 3x3 का हो, 2x2, 3x3 कर्नल का साइज़ वेरी करता है। इसको बाद में स्टडी करेंगे कि वो किन सिचुएशन में किया जाता है। क्वेश्चन आया था तो क्विक आंसर बनता। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो इन अब हर जो फिल्टर है, अच्छा ये फिल्टर और कर्नल में इंटरचेंजेबल यूज़ कर रहा हूँ, आपने कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन आई से फिल्टर और व्हेन आई से कर्नल, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस येलो विंडो विच इज़ मूविंग ऑन योर स्क्रीन और जो कि नंबर कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। तो इधर हमारे पास तीन चीज़ें थी, ग्रीन वाला इमेज है, येलो वाला फिल्टर है, और जो जवाब आ रहा है आपको वो पर्पलिश या गुलाबी सा, इरफान ये गुलाबी कलर है, मेजेंटा कलर है। ये जो कलर डाला तो ये जो मेजेंटा कलर है, इसे हम कहते हैं फीचर मैप, ठीक है। बस आपने नाम याद रखना है, इसका मतलब क्या है ये थोड़ी देर में आ जाएगा। तो ये जो इमेज पे जब मैंने फिल्टर अप्लाई किया तो जो जवाब आया उसका नाम है फीचर मैप, ओके। अब ये जो फिल्टर है, मैंने बताया कि इस फिल्टर के अंदर अगर मैं नंबर डिफरेंट करूंगा, आप लोगों ने फोटोशॉप देखी होगी, एडोब फोटोशॉप, राइट। एडोब फोटोशॉप जो है उसमें आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो इमेज बदल जाता है ना, कभी इम्बोस हो जाता है, कभी इनग्रेव हो जाता है, कभी उसकी लाइनें वाज़ेह हो जाती हैं। तो ये सब एक्चुअली आप यही ऑपरेशन कॉन्वोल्यूशन का फिल्टर अप्लाई कर रहे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर जो फिल्टर के अंदर नंबर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नंबर चेंज करेंगे फिल्टर चेंज हो जाएगा। मतलब पहला फिल्टर अगर तस्वीर पे अप्लाई करके तस्वीर को इनग्रेव कर रहा था तो उसमें नंबर चेंज करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे तो जो फीचर मैप या जवाब आएगा वो तस्वीर को इम्बॉस कर रहा होगा, या वो तस्वीर में सिर्फ वर्टिकल लाइंस आइडेंटिफाई कर रहा होगा, या वो तस्वीर में सिर्फ हॉरिजेंटल लाइंस आइडेंटिफाई कर रहा होगा। तस्वीर को नंबर को चेंज कैसे करें? हाउ, आप हाथ से तो नहीं कर सकते ना जाके नंबर अपने विल पे। एक चीज़ और भी यहाँ पे गौर करने वाली है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग डॉक्टर साहब, कि ये एक क्वालिटी है इस सिस्टम की, CNN की नंबर्स एक क्वालिटी है। क्योंकि जब पिक्चर, लेट्स से कि आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसके एक कोने पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट मी शो यू कि मैं ये पिक्चर दिखाता हूँ। पीछे ये पिक्चर है डॉग की, और ये कैट की बजाय डॉग हारिस ने डाला। तो ये डॉग की पिक्चर है, इसका जो फेस है वो पिक्चर के टॉप पे है। अगर इसी पिक्चर पे डॉग बैठ जाता तो उसकी फेस की पोजीशन चेंज हो जाती, राइट? तो क्या होता? एनीवन कैन गेस क्या होगा? इस पिक्चर को क्या होगा, इसको क्या होगा? क्योंकि इस चीज़ में दो चीज़ें हैं, अगर आप ये समझते हो तो शायद आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ANN की एक और वीकनेस समझ में आ जाएगी और CNN की एक और स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है सर, जग साहब जवाब दें वरना बात बहुत आगे निकल रही है। बिल्कुल ऐसे। देखिए आइडिया ये है कि अगर एक फिल्टर फेस डिटेक्ट कर सकता है किसी पिक्चर में, इट डजेंट मैटर कि वो जो फेस है वो टॉप राइट पे है या बॉटम लेफ्ट पे है। ये फिल्टर चूंकि पूरे इमेज पे अप्लाई हो रहा है, ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। पहली बात, आपको याद होगा कि मैंने कहा था जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो जो जवाब आता है उसे हम कहते हैं फीचर मैप। मैप का मतलब है मैं कहूँ यार मैं जिधर मैं इस जगह पे हूँ, इसके करीब करीब खाने की दुकानें किधर है, मुझे मैप दो, तो खाने की दुकानों का भी मैप आ जाएगा। तो इसी तरह अगर इस तस्वीर में दो मुंह होते हैं तो, और ये फिल्टर जो है ये फेस डिटेक्ट करता है, तो ये उन दोनों को डिटेक्ट कर लेता। सो इसलिए इसके जवाब को मैंने कहा है कि फीचर मैप, कि ये फिल्टर जो भी फीचर डिटेक्ट करता है इमेज में, वो किसी भी जगह हो,
ये उसे डिटेक्ट करके फीचर मैप में शो करवा देगा। मैं एक एग्जांपल ऐड कर दूं दोनों के। फॉर एग्जांपल आपकी दीवार पे कोई एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कैट की पिक्चर भी है, डॉग की पिक्चर भी है, बर्ड्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं, पूरे ऑब्जेक्ट स्कैटर्ड हैं। और आपने आइडेंटिफाई करने, ह्यूमन आई से आपने प्रोडक्ट उसको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर या किस चीज़ की पिक्चर है ओवरऑल। तो देर आर चांसेस कि जब आप पिक्चर देख रहे हैं कि उसका कोई पार्ट, कोई सर्टेन पार्ट आपको नज़र नहीं आया या ब्लॉक था व्यू, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि यार यहाँ पे क्या फेस था। अब तो ऑल दो कि सारी पिक्चर में से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। CNN के अंदर ये जो मूव कर रहा है, आप ये देखें, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ CNN कि वो पूरी पिक्चर को क्लोजली स्कैन कर रहा है। एज डॉक्टर साहब इज सेइंग कि अगर कोई फेस, चाहे डॉग खड़ा हुआ है या डॉग बैठा हुआ है, इसने फेस को ढूंढ लेना है। थिंग्स विल चेंज अ बिट, नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बट ये फेस को ढूंढ लेगा। तो दीज आर द टू डिफरेंसेस, रिजल्टिंग नंबर विल चेंज। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आया कि ये फिल्टर हम अप्लाई किधर से करना स्टार्ट करेंगे। ये याद रखें कि ये हम हमेशा टॉप लेफ्ट से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, यानी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो आपके सामने जो इमेज है आपके टॉप लेफ्ट से आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं पूरी पिक्चर में। इसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि हर गिवन टाइम पे ये फिल्टर पूरे इमेज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। याद है ना, फुली करेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में पहली लेयर पे 3 बिलियन वेट्स बन गए थे, जिसकी वजह से कंप्यूटेशन बहुत मुश्किल होती। अब इट डजेंट मैटर, फर्ज करें मेरा फिल्टर साइज जो है वो 5x5 का है। इट डजेंट मैटर कि इमेज 100x100 का है, 400x400 का है, 500x500 का है या 1000x1000 का है। गिवन टाइम पे वो फिल्टर जो है 5x5 की विंडो पे ही अप्लाई होना, फिर अगली 5x5 पे अप्लाई होना है, फिर अगली पे होना है। थोड़ा ज़्यादा बार होगा, लेकिन गिवन टाइम पे कंप्यूट आपको रीजनेबल ही चाहिए। तो आपका जो सिस्टम है वो ओवरवेल्म नहीं होगा उसको कैलकुलेट करने में कि यार ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन का। थोड़ी रिसर्च आपकी तरफ से ज़रूर चाहिए होगी इनके ऊपर, एक स्टोरी बिल्ड होगी। हमने आपको इसकी मैथ में नहीं घुसाया अभी, कैलकुलेशन में, फार्मूलाज में ज़रूरत नहीं है अभी आपको उसकी, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। इसके अंदर आप 1 साल बड़ी आसानी से जी सकते हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये इतना बड़ी दुनिया है न्यूरल नेटवर्क्स की। इसके ऊपर आप अपने इवन कर्नल्स बना सकते हैं आप अपने, ठीक है, और कर्नल्स बनाने में आपको कई साल लग सकते हैं। लोगों ने कई साल लगाए हैं रिसर्च सिर्फ कर्नल्स, डिफरेंट कर्नल्स बनाने पे। तो स्काई इज़ लिमिट, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। कहीं आप पहले चलना सीखें, भागना तो बंदा सीख ही जाता है। बिल्कुल। सो उसके साथ फिल्टर एज मैग्नीफायर की एग्जांपल देंगे या फिर मैं हाँ जी एक चीज़ में और ज़रा क्विकली कर लेंगे। जैसे ये फिल्टर जो है, ये इरफान ने बताया कि लोगों ने अपना टाइम लगाया। इनफैक्ट जो पुराने साइंटिस्ट थे वो फिल्टर बनाते थे तो उनके नाम पे हम उस फिल्टर का नाम रखते थे। फॉर एग्जांपल सोबल फिल्टर, वो एक स्पेशल काम करता था। शोर फिल्टर, वो शोर ने बनाया था, वो एक स्पेशल काम करता था। तो वो उनकी रिसर्च का नतीजा ये निकलता था कि इस 5x5 में क्या नंबर डालें कि हमें इमेज से यूजफुल फीचर्स मिलते, ठीक है। तो उन्हें ये रिसर्च करनी पड़ती थी कि इस फिल्टर के अंदर क्या नंबर आए कि हम इमेज से यूजफुल फीचर निकाल सकें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें भी 5-10 साल की इरफान रिसर्च करनी पड़ेगी इमेज के अंदर से अच्छे फ़िल्टर बना के फीचर्स निकालने के लिए, या हमारे पास कोई और एफिशिएंट रास्ता भी है? अब तो हमारे पास ज़माना बदल गया। और इनफैक्ट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की एक बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि आप इसमें फिल्टर्स लर्न कर, जो फिल्टर सोबल और शोर ने 7 साल लगा के लर्न किए, आपका कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इनपुट के तौर पे इमेज लेगा, आउटपुट के तौर पे फीचर मैप लेगा, वही बैक प्रोपगेशन से ट्रेन होके आखिर में आपको बता देगा ये फिल्टर जो है इस इमेज पे अप्लाई करोगे तो ये फीचर बाहर आ जाए। सो दैट इज व्हाट कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लर्न्स। इट लर्न्स द फिल्टर्स जो आप इमेज पे अप्लाई करेंगे
तो कंप्यूटर उसमें से यूजफुल फीचर निकाल के चीज़ को क्लासिफाई कर ले। ठीक, तो ये टेक अवे सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ चीज़ बता दें, वर्टिकल एज डिटेक्शन। फैज़ान साहब, वर्टिकल एज डिटेक्शन, ये सुबह मुझे भी कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन फिर हमने बाद में अच्छा जी, edge का पता लग ये गया था आपको हमें। ये नज़र आ रहा है, एक इमेज है जिसके अंदर देखें और ये सर, ये इसके इसका नीचे आउटपुट जो है ना, ये आपको इसके नीचे नज़र आ रहा है। एक 6x6 का इमेज है आपके पास शुरू में, जिसको हम 6x6 की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इसके नीचे इसका आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली इमेज है उधर क्या। फेस करेंगे, मैं इनको जी जी। कर सकता तो हूँ। अब हो ये रहा है कि आप ये देखें, हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया है। ये फ़िल्टर करता क्या है, ये ग्रीन फिल्टर आप देखें, ये जो फ़िल्टर है हमारे पास, ये इस तरफ है सर, ये दरमियान में एक फ़िल्टर है, ये आपने देखना है। और ये फ़िल्टर करता क्या है, ये फ़िल्टर है आपको वर्टिकल लाइंस डिटेक्ट करने के लिए। इस फ़िल्टर को आप किसी भी इमेज के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये आपको वर्टिकल लाइंस जो है ना वो डिटेक्ट करके बता देगा। अब आपने ये फ़िल्टर अप्लाई किया है, जैसे ही फ़िल्टर अप्लाई किया है ना, तो वो आपके पास जो मैप आया ना हमारे पास फीचर्स का, वो ये बता रहा है हमें। उसकी आउटपुट देखें आप, जो नीचे आपको आउटपुट नज़र आ रही है, आउटपुट में आप देखें उसने जो है ना जो वर्टिकल लाइंस हैं 2 ग्रे कलर की, वो डिटेक्ट कर दी हैं हमें। अब इसका फार्मूला जो है वो उसकी डेप्थ में हम नहीं जा रहे कि किस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो फीचर मैप आया है उसके अंदर एजेस पे जो है, जो हमारी पहली और आखिरी कॉलम है उसमें 0 0 है, और जो दरमियान में है वो आपके पास 30s आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, हम मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन जिसे हम कहते हैं। तो हम करते क्या है, हमें ये पता लग जाता है जो मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं हम उनमें ज़ीरोज़ पुट कर देते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं उनमें 255 अप्लाई कर देते हैं। एज यू नो कि एक इमेज में 255 हमारे पास क्या होते हैं जनाब, पिक्सल्स। तो हम उनको जब अप्लाई करते हैं तो इस तरह से हमारे पास जो एट द एंड आपको इमेज नज़र आ रहा है, वो आप देखें कि आप क्या है, उसने कंप्लीट इमेज अभी डिटेक्ट नहीं किया कि आपका कंप्लीट इमेज कैसा है, लेकिन सर्टन पार्ट ऑफ इट, हॉरिजॉन्टल लाइंस उसके अंदर जो थी वो उसने डिटेक्ट कर दी हैं। अब आप फर्दर इसको जितनी दफ़ा रन करेंगे, एट द एंड आपको ये पूरी पिक्चर डिटेक्ट करके दे देगा। लेकिन हमारे पास अभी जब हम इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि और होगा क्या, आस्ता आस्ता आपका ये जो दरमियान वाला आपके पास नज़र आ रहा है ना फीचर, इसको फ़िल्टर कहते हैं हम, ये आस्ता आस्ता ट्रेंड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये यही होगा, और हर दफ़ा जो है ये एक्चुअली ट्रेन होगा। हमारा CNN का जो आउटपुट होता है ना, वो होता ही हमारा कर्नल है कि ये ट्रेन हो जाए, जो हमारी मेन कंट्रीब्यूशन होती है। जो हमारा कर्नल अगर ट्रेन हो जाए, या हमारा फ़िल्टर जिसे हम कह रहे हैं वो अगर ट्रेन हो जाएगा, तो ये हमारी मेन कंट्रीब्यूशन होगी। सो दैट्स हाउ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आपके पास CNN में जो कर्नल है, ये अब ट्रेन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे कि उस सोबल ने या शोर ने टाइम लगाया था। अब हमारे पास चूंकि इंटेलिजेंट हो गया काम, और कंप्यूटेशन जो है ना वो काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग हो गई है हमारे पास, तो हमारा हमारा CNN जो है वो इम्प्रूव करता है, साथ साथ हमारा जो कर्नल है वो ट्रेन होता जाता है। सो दैट्स द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ CNN। चलें डॉक्टर साहब, ये बताएं बाकी। देखिए, जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है ना, आपने उसे एक इनपुट इमेज दिया, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ने आपको जवाब देना है। हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्लासिफिकेशन करता है। आपने इसे इमेज दिया और पूछा ये इमेज कैट है या नॉन कैट है। ठीक है, यही हमारा पुराना प्रॉब्लम जो हम हमेशा से सॉल्व करने की कोशिश करते आ रहे हैं, कैट वर्सेस नॉन कैट। तो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को आपने कैट का इमेज दिया, उसने इसे कन्वॉल्व किया, एक फीचर मैप लर्न किया। अब यही फीचर मैप जो है ये अगली लेयर को जाना है, लेकिन इमेजेस तो बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं ना। और दूसरी बात ये है कि आपने देखा होगा कि अगर बहुत बड़ा इमेज है तो उसमें कलर के बहुत सारे पिक्सल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसे ब्राउन 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 ब्राउन, बिल्ली का मुंह तो कहीं और से स्टार्ट होगा ना, बहुत ज़्यादा कलर जो है वो तो उसमें गैर ज़रूरी या रिडंडेंट है। तो हम क्या करते हैं कि हम कॉन्वोल्यूशन करने के बाद अपना जो फीचर मैप है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको हाफ में काट देते हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करते हैं। ये लफ्ज़ भी आपने पहले सुना होगा, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो पूलिंग का दूसरा नाम है सब सैम्पलिंग, सब सैम्पलिंग या पूलिंग। अब इसको करने के बड़े 2 ज़्यादा पॉपुलर तरीके हैं, एक ज़रा थोड़ा सा कम पॉपुलर तरीका। तो एक जो सबसे मशहूर ज़माना तरीका है उसे हम कहते हैं मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग का मतलब है मेरे पास 4 नंबर है, उनमें से जो सबसे बड़ा मैं उठा लूँगा।
क्या मुश्किल हो गया? नहीं नहीं ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चल ज़रा ये पुलिंग दिखा दे। हाँ, ये देखना कितनी खूबसूरत पुलिंग है। तो आपके सामने फीचर मैप था, आपने पहले 4 में से एक मैक्स नंबर चूज़ किया, फिर आपने फिल्टर आगे मूव किया, फिर अगले में से एक मूव किया। तो अब ये जो हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स था, ये हमारे पास 2x2 का बना। इज़न्ट इट डायमेंशनैलिटी रिडक्शन? कि मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, मैंने उसमें से रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है रिमूव कर दी ताकि मेरी कंप्यूटेशन एफिशिएंट हो। सो जो पहला मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा है मैक्स पूलिंग, ये क्या करता है, हर फिल्टर में से सबसे बड़ा नंबर पिक कर लेता है। और इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और एफिशिएंट तरीका है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का CNN से। हमारे पास जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं एवरेज पूलिंग। अब एवरेज पूलिंग नाम से ही जाहिर है कि अब आपने जो 4 नंबर थे उनकी एवरेज निकाल के लिख देनी। सो इस केस में भी आप एवरेज पूलिंग कर रहे हैं, यानी आप चारों नंबर्स की एवरेज पिक करके एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं। सो और उसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे मशहूर तरीका जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो है मैक्स पूलिंग, और कभी कभी हम एवरेज पूलिंग भी यूज़ करते हैं। और ये आप डायग्राम अगर आपने देखी हो, एनिमेशन हारिस ने बड़ी ज़बरदस्त डाली है। सो इट शुड मेक इट वेरी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। सो मेरा ख्याल है इमीडिएटली समझ नहीं आएगी कुछ लोगों को। अगेन हर नई चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है, उस पर आप वर्कआउट करते हो एंड इवेंचुअली क्लियर हो जाता है। और अगर ये वाला पार्ट किसी को क्लियर नहीं हो रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए पूलिंग क्या करती है। अब आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि वो इररेलेवेंट फीचर्स को निकाल देती है, रेलेवेंट फीचर पे काम करती है। तो उस पर आपको कम से कम कंप्यूटर को टाइम लगाना पड़ता है चीज़ें समझने में, ठीक है। जस्ट लाइक बहुत बड़ा इमेज है, उसका एक सर्टेन पार्ट आपको चाहिए, उसके अंदर बहुत सारा एरिया है जो आपके लिए यूज़लेस है। इमेज तो बहुत बड़ा है, तो अगले के लिए थोड़ा इमेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एडवांटेजेस इसके, फीचर रिटेंशन अभी ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने कवर कर लिया। उसके बाद ट्रांसलेशन इनवेरिएंस, रिकग्नाइज फीचर रिगार्डलेस ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन। इसकी एक एग्जांपल मैं दे चुका हूं। हाँ, वो बिल्कुल डॉग आपने जब खड़ा था और डॉग जब बैठेगा। हाँ। और मैंने इस चीज़ को कवर करने के लिए कहा था कि ANN और CNN में एक डिफरेंस हो सकता है। तो ये लफ्ज़ बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन इसका सादा मतलब ये है कि तस्वीर के अंदर चेहरा जिधर भी होगा फिल्टर उसको रिकग्नाइज कर, दैट इज मेन ट्रांसलेशन। डायमेंशन रिडक्शन जो है हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हमने अभी करवाई। हाँ। मैक्स पूलिंग इज एक्चुअली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। और CNN इनफैक्ट जब हम बनाते हैं, एक कॉन्वोल्यूशन लेयर होती है, फिर मैक्स पूलिंग, फिर कॉन्वोल्यूशन, फिर मैक्स पूलिंग, ये लेयर चलती जाती हैं और आखिर में हम एक क्लासिफिकेशन लेयर लगा देते हैं। नाउ जी CNN पेश खिदमत है आपके पास। ये आपके पेश खिदमत है CNN। सारा CNN जो भी हमने तोड़ के पढ़ाया हाँ। वो यहाँ पे है। ये एक भाई साहब को पहचानने के लिए किन लेयर्स में से गुजरना है, क्या प्रोसेस है। आप देखें पहली लेयर को साइज़ देखें, दूसरी लेयर पूलिंग के लिए देखें, तीसरी जगह पे हैं, चौथे पे हैं। हो क्या रहा है वैसे लेमैन से देखें तो क्या हो रहा है, पूलिंग जब अप्लाई हो रही है तो क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और कोई मुझे बताएगा कि पूलिंग लेयर 2 दफ़ा क्यों है, 3 दफ़ा क्यों नहीं है, अब मल्टीपल लेयर्स क्यों हैं।